नमस्कार। मेरा नाम राहुल आर, मैनेजर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग ग्रुप एनडीडीबी आनंद, और आप सभी का एनडीडीबी संवाद के इस एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एनडीडीबी संवाद श्रृंखला के माध्यम से हम पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े हमारे दुग्ध उत्पादकों एवं अन्य हितधारकों को नवीनतम जानकारी, टेक्नोलॉजीज एवं सक्सेस स्टोरीज इत्यादि प्रस्तुत करते हैं। आज के इस एनडीडीबी संवाद एपिसोड में हमारे साथ आईडीएमसी से डॉक्टर संतोष थॉमस एवं श्री भावेश मोदी जी उपस्थित है, जो आज हमें डेयरी फार्म मैकेनाइजेशन इस विषय पर जानकारी देंगे। आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, ये जो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ डेयरी फार्म मैकेनाइजेशन, यानी डेयरी फार्म पे किस तरीके से हम आधुनिकीकरण कर सकते हैं और यांत्रिकरण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम एक छोटा सा आईडीएमसी को इंट्रोडक्शन देंगे, तो हमारी आईडीएमसी कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो जरूरत है उन बातों के बारे में कुछ सुनेंगे। जो पशुओं का आवास है, उस आवास को बनाने से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे। फिर एक शास्त्र शुद्ध और इकोनॉमिकल, यानी जो कम खर्चे का है, ऐसे शेड को कैसे डिजाइन करें, अलग अलग प्रकार के शेड किस तरीके के होते हैं। उसके बाद जानवर का पानी की जरूरत, जानवर के जो खुले आवास में वो किस तरीके का बना है, उसके अंदर क्या क्या घटक होते हैं। उसके बाद गोबर और मूत्र का डिस्पोजल कैसे करें, इसके बारे में हम सुनेंगे। और आखिर में सबसे महत्व का जो बात है कि जानवर की धुलाई की मिल्किंग कैसे करेंगे, दूध कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआत में आपको बता दें कि आईडीएमसी ये एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है, जो 1978 में डॉक्टर कुरियन साहब ने ही स्थापित किया था। आज वो पूरे इंडिया में कई जगहों पे कार्यशील है और डेयरी इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा आज कोई कंपनी काम करती है बड़े बड़े डेयरियों में, बड़े बड़े फीड प्लांट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आईडीएमसी काम करती है। डॉक्टर कुरियन ने कहा कि हम लोग, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, वी हैव traversed a path that few dare to. We are continuing in a path that fewer have the courage to follow. We must pursue a path that fewer would dream to pursue. Yet, we must hold in trust the aims and aspirations of millions of our countrymen who are farmers. किसानों के भलाई को और उनके उत्पादन को, उनके नफे को ध्यान रखते हुए ही हमने सब कुछ करना चाहिए, ये डॉक्टर कुरियन साहब ने बताया था। तो शुरुआत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो कुछ हम डेयरी फार्म में करते हैं, हमें पहले याद करना पड़ेगा कि ना कि शेड, ना कि इक्विपमेंट, ना कि कोई ट्रैक्टर, ना कोई मिल्किंग मशीन दूध देता है। स्टील और कंक्रीट दूध नहीं देता है, जानवर दूध देते हैं। और जानवरों के सुख और आराम के विशेष ध्यान रख के हमने जो भी करना है, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। अपने जो मेहनत से कमाए हुए पैसों का जो उपयोग है, वो बहुत सारे फैशनेबल आइडियाज में इन्वेस्ट ना करें, मगर जो जरूरत की बातें हैं, जिससे हमें उत्पादन मिलेगा, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, उन चीजों में हमारे पैसे इन्वेस्ट करें। किसानों के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें उन्हें मार्गदर्शित करें और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना रखें। बहुत साधारण, सामान्य, किसी को भी, घर में किसी को भी इसका उपयोग हो या कोई भी इसको उपयोग करे, ऐसे इन्वेस्टमेंट हम करें। साधारणता, अच्छे चीजें बहुत साधारण और सुलभ होते हैं।
हमारे पास जो आज जानवर हमारे खेतों में है, हमारे हमारे फार्म्स में है, ये जानवर की पोटेंशियल उनके आज के उत्पादन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। जैसे हमारे देसी जानवर है, उनकी उत्पादकता पूरे हिंदुस्तान का उत्पादकता एवरेज में हम लेंगे तो करीब उनका अगर रख रखाव, उनकी सेहत और उनका खाने पीने में हमने ध्यान दिया तो करीब 30% उत्पादन बढ़ सकता है। उसी तरह जो हमारे संकरित गाय है, उसका भी उत्पादन करीब 40% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? 3 चीजें हैं। जानवर की उत्पादकता बढ़े, उसमें काम करने वाले किसानों की या लेबर की उत्पादकता बढ़े और कम से कम लागत इसमें हो, कम से कम पैसों की लागत इसमें हो। जानवर की उत्पादकता बढ़ने के लिए अच्छे नस्ल होने चाहिए, खान उनका खिलाई पिलाई अच्छा होना चाहिए, उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए और उनको बीमारी ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। अब ये समझ लो कि आपके पास एक सुए में यानी 300 दिन में 10,000 लीटर देने वाली गाय है और इस गाय से हमको 10,000 लीटर का उत्पादन लेना है तो हम किस चीजों पे ध्यान देंगे? अगर हमने चारा पानी खिलाई पिलाई पे ध्यान दिया तो हम 2,000 लीटर की गारंटी हम ले सकते हैं। उसी तरह उसके रहन सहन को, उसके आराम को, उस बीमारी ना हो और उसके न्यूट्रिशन के ऊपर यानी खाने खिलाई पिलाई में हमने ध्यान दिया तो और 2,000 लीटर का हम गारंटी ले सकते हैं। मगर ये सब करने के बावजूद 6,000 लीटर उसके आनुवंशिक गुणों पे ही अवलंबित होते हैं। इसलिए हमारे पास अच्छी नस्लें होना बहुत जरूरी है, चाहे वो देसी गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो संकरित गाय हो। अच्छी नस्लों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्पादकता में है। उसी तरह कौन सी नस्ल हम रखें? जैसे हमारा विशाल देश, महान देश, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग वातावरण, अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट, अलग अलग सीजन में अलग अलग, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं आर्द्रता ज्यादा है, तो कहीं सूखा है, गर्मी है मगर बहुत सूखा है। ऐसे वातावरण में कौन से जानवर को सिलेक्ट करें, ये भी बहुत महत्व रखता है। जैसे कि आप केरला जैसे जगहों पे अगर प्योर होल्स्टाइन को ले जाओगे तो वो वहां की गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक शास्त्र शुद्ध पद्धति से हम सोचे तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स में एक थर्मोन्यूट्रल होता है, थर्मोन्यूट्रल जोन होता है हर जानवर का। और सदियों से हमारे पास जो जानवर अपने पुरखों ने रख के जानवर डेवलप किए, जैसे कि गिर गाय है, सहीवाल गाय है, राठी गाय है, इन जानवरों में वातावरण वातावरण में जमा के लेने का या वातावरण के बावजूद उत्पादकता और कम से कम उनके ऊपर वातावरण का परिणाम होता है। जैसे गिर गाय हम जानते हैं कि गिर फॉरेस्ट में यानी समुद्र किनारे से आती है, जहां पे गर्मी धूप के सीजन में या समर सीजन में गर्मी 40 के ऊपर जाता है और ह्यूमिडिटी जो होती है 60-70% तक ह्यूमिडिटी वहां पे होती है। उसके बावजूद आप देखोगे एक गिर गाय और एक होल्स्टीन को आजू बाजू में खड़ा करोगे तो होल्स्टीन गाय हांफने लगेगी, उसके तुलना में गिर गाय बिल्कुल नीचे जमीन पे बैठ के जुगाली करेगी। यानी जो वातावरण से वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। उसी तरह बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के बावजूद भैंस भी अपने जो टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम है, थर्मो रेगुलेशन जो करती है, कीचड़ में बैठ के या पानी में अपने आप को डुबाकर, उससे वो उस वातावरण को
का सामना कर सकती है। इसलिए किस प्रकार का जानवर चुने, ये बहुत महत्व का है। क्रॉस ब्रीडिंग से हमने भी जो जानवर तैयार किए हैं, जो गिर का और होल्स्टाइन का क्रॉस है, सहीवाल का और होल्स्टाइन का क्रॉस है, रेड सिंधी का और होल्स्टाइन का क्रॉस है, ये भी काफी वातावरण से एडजस्ट करने में माहिर है। जानवर को अगर उत्पादकता बढ़ाना है तो उसकी खिलाई पिलाई में, उसके प्रजनन में, और उसको बीमारी ना हो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जो उत्पादकता है वो केवल एक बात से के ऊपर अवलंबित नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल का चेन होता है, साइकिल का चेन होता है, वो चेन के अंदर एक लिंक भी अगर कमजोर हो जाए तो उत्पादकता के ऊपर उसका असर हो जाता है। जैसे अपने पास अच्छी नस्लें नहीं हो, चाहे आप उनके लिए ताजमहल भी खड़े हो जा कर दो, मगर नस्लें ही अच्छी ना हो तो उत्पादकता, आपको नफा कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह आपने बहुत अच्छे शेड अपने वातावरण बहुत अच्छा बना दिया, खिलाई पिलाई भी अच्छा है, मगर आपके यहाँ पे आर्द्रता या हीट बहुत ज्यादा है और एनवायरनमेंट से वो एनवायरनमेंट को जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारे बातों का ख्याल रख के ही डेयरी फार्म का उत्पादकता के ऊपर हम सोचना चाहिए। तो 3 बातें हैं जो कोई भी डेयरी फार्म हो, छोटे से डेयरी फार्म से लेके बड़े से बड़े डेयरी फार्म तक, 3 बातें हैं जो उस डेयरी फार्म के उत्पादकता पर परिणाम करते हैं। पहले तो खिलाई पिलाई, 365 दिन हमको, चाहे दिवाली हो या होली, हमको जानवर को खिलाना ही पड़ेगा। दिन में कम से कम 2 बार तो खिलाए। मगर ये अगर सर पे लेके जाके, खेतों से काट के सर पे लेके जाके, फिर कुट्टी करा के, फिर से सर पे उठा के ले जाके उन जानवरों के सामने डालने का जो प्रक्रिया है, आने वाले दिनों में हमारे आने वाली पीढ़ियां इन कामों से नाराज हो जाएगी और वो नहीं चाहेंगे कि ये पढ़े लिखे लोग ये काम करें। इसलिए इस काम को किस तरह यांत्रिकरण कर सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। उसी तरह गोबर, दिन में कम से कम 1 बार तो गोबर निकाले। हमारी तो गांवों में आदत होती है कि कम से कम सवेरे और शाम को चौहाई के पहले हम गोबर निकाल लेते हैं, जानवर को धो लेते हैं, मगर ये भी काम 365 दिन करना पड़ता है। उसी तरह दूध निकालने में कोई छुट्टी नहीं, दिवाली हो या ईद या होली, हमको बिल्कुल दूध निकालना ही पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि ये तीनों भी काम आपके शेड के डिजाइन के ऊपर अवलंबित है। जैसे आपने शेड अगर ऐसे डिजाइन किया कि जानवर खड़े रहो या बैठी रहो, मल मूत्र एक ही जगह पे गिरेगा, तो जानवर भी साफ रहेगी, आपको मल मूत्र साफ करने के लिए पूरा शेड साफ नहीं करना पड़ेगा, बस उस गटर को साफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास में सिंपल एक ट्रॉली आप रखे, जिस ट्रॉली से आप चारा लेके जाके, आप कुट्टी मशीन से लेके जाके आप जानवर को खिला सके, तो मेहनत आपकी कम हो जाएगी, वो पहिए आपके लिए मेहनत करेंगे। उसी तरह चौहाई के लिए अगर सिंपल एक सवेरे शाम एक आदमी 10 जानवर से ज्यादा चौहाई नहीं कर सकता है, मिल्किंग नहीं कर सकता है, एक सिंपल बकेट मिल्किंग हो तो आपको बहुत आराम मिलेगा। किस तरीके का शेड होना चाहिए, उस जगह के वातावरण पे ऊपर अवलंबित है। वो डीप में मैं नहीं जाऊंगा, मगर आर्द्रता और गर्मी, यानी सूरज की गर्मी और आर्द्रता, इन चीजों बहुत असर पड़ता है। और इसी तरह वहां पे हवा चलती है कि नहीं, इसका भी बहुत असर पड़ता है। रेगिस्तानों में आप देखेंगे, सऊदी अरब जैसे जगह पे दुनिया में सबसे बड़े फार्म वहां पे है। जैसे अल साफी डेयरी है, वो एक टाइम में वहां पे 1 लाख जानवरों की चौहाई होती है, मिल्किंग होता है। मगर आप देख रहे हैं कि आप तस्वीर में जैसे देख रहे हैं, बिल्कुल कम खर्चे वाला खुले आवास वहां पे जानवरों के लिए वो रखते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ा ताजमहल उन्होंने खड़ा नहीं किया है, बस जानवरों को शेड नहीं, शेड यानी छाव उन्होंने निर्माण करके दिया है। छाव में जानवर सूरज के किरणों से, गर्मी से बच पाते हैं और अलग अलग तरीके से जानवर को ठंडा करने का, ठंडा पानी पीने का ये अवसर उपलब्ध कर देते हैं।
अगर जानवर को बांध के रखना चाहो तो भी आप जानवर को 3.5-4 फुट पे सकलियों से रस्सियों से बांधते हैं। हम देखते हैं यूपी में, एमपी में कई जगहों पे पेड़ के नीचे बंधी हुई जानवर होती है। छोटे से रूम में 2.5-3 फुट पे एक जानवर बांधे जाते हैं। रात भर जानवर वहीं पे रहते हैं, मलमूत्र में बैठते हैं और उसका थन बिल्कुल गोबर से भरा हुआ रहता है। सवेरे गोबर में इकोलाई नाम की सूक्ष्म जीवाणु होती है जो उसके थन में प्रवेश करके, आप देखते हैं कि इन दिनों में जब बरसात के दिन है बहुत जानवरों में थनैला दिखेगा। 90% जानवर जो है उन थनैला बीमार की शिकार होते हैं। उसका एक ही कारण है, गीलापन और अस्वच्छता। इसलिए ये जानवरों को अगर हमने सीधा बिठाया, अगर जो दो जानवरों के बीच में सिंपल पार्टीशन खड़ा कर दिए तो गोबर एक तरफ ही गिरेगा, मूत्र एक तरफ ही गिरेगा और जानवर का थन साफ रहेगा, थनैला बहुत कम वहां पे होगा। अगर आपको बड़ा फ्री स्टॉल अरेंजमेंट करना है, मुक्त संचार अरेंजमेंट करना है, तो बहुत खर्च करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कंपनी आके बोलेंगे आपको, हम आपको पार्टीशन दे देते हैं, हम आपको फीड रैक दे देते हैं। ये सब भी अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो जरूरी है और करना भी जरूरी है। अगर आपके पास 100, 200, 300 जानवर है, 500 जानवर का आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हो, मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक सवाल अपने आप से कीजिए, कैलकुलेशन करके कीजिए कि मेरे दूध में मुझे नफा कितना मिलता है, 1 लीटर के पीछे कितना नफा मिलता है। तो मेरे पूरे डेयरी में अगर मेरे को 100 लीटर दूध मिलता है, 200 लीटर दूध निकलता है दिन भर में, तो 2 रुपया 3 रुपया नफा है, 4 रुपया नफा है इंटू 100 लीटर, आपका नफा उतना है। उस नफे से आप कितना इक्विपमेंट में, स्टील में, कंक्रीट में, ईंटों में खर्च करना चाहते हो, क्या उसके बावजूद आपका उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, आपके पास नस्लें कैसी है, ये सारी चीजों का विचार करके ही, ना किसी का अपनी अकल लगाए, दिखावे पर न जाए। तो साइट जिस तरीके के आप सिलेक्ट करोगे वो बहुत महत्व का है। ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं गुजारूंगा, हम आगे भी इसके बारे में, केवल इन चीजों के बारे में भी हम अभ्यास कर सकते हैं, मगर साइट ऐसे होना चाहिए जहां पे ज्यादा कीचड़ ना हो। हम देखते हैं कि कई फार्मों में जाते हैं, उन्होंने खेतों में फार्म में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके शेड बनाया है, मगर 2 बारिश होने पे वहां पे इतना कीचड़ हो जाता है कि भैंस तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है, होल्स्टीन गाय तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसको थनैला हो जाता है, उसके खुरों में तकलीफ हो जाती है, सारे जानवर बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल 2 हफ्ते की बारिश में पूरे जानवर खराब हो जाते हैं। इसलिए साइट सिलेक्शन बहुत महत्व का है। ऊंचाई पे साइट सिलेक्ट करे और जमीन ऐसा हो जहां पे पानी आसानी से निकल जाए। अगर वैसा ना हो तो आपको ऐसे जमीन बनाना पड़ेगा, थोड़ा आजू बाजू के जमीन से साइट आपको ऊंचा करना पड़ेगा, खर्च आपका बढ़ेगा। तो ये सब सोचे कि साइट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो कलेक्शन सेंटर है उससे ज्यादा दूर ना हो, बिल्कुल 2-3 किलोमीटर पे, 4-5 किलोमीटर पे कलेक्शन सेंटर हो या आपका मार्केट हो, तो ये भी बहुत जरूरी बात है। शेड आपका कैसा हो, अक्सर हम सुनते शेड नॉर्थ साउथ हो। अभी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, इसमें सिंपल आपका एक निष्कर्ष आप दिखाई देगा। आप एक छतरी लीजिए और छतरी के सामने आपको देखिए, सूरज जब सर के ऊपर होता है तो छाव किधर होता है, सूरज पूरब की तरफ होता है तो छाव किस तरफ होता है। तो मैक्सिमम छाव अगर जानवर को मिलना है तो ईस्ट वेस्ट, क्योंकि सूरज ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाके मिलता है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में शेड का डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ना कि नॉर्थ साउथ। दूसरी बात है वेंटिलेशन। अगर आपके जो साइट सिलेक्टेड है उसमें अगर 12 महीने से 8-9 महीने आपका शेड का हवा का डायरेक्शन, जो विंड का डायरेक्शन है, उस विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपका शेड होना चाहिए, ताकि हवा अंदर आए, गर्म हवा को बाहर निकाले और शेड को ठंडा करे।
आपके शेड के सामने दूसरी बिल्डिंग या बहुत सारे पेड़ ना हो जो हवा को रिस्ट्रिक्ट करे, रोक दे। 2 शेड आप बना रहे हो तो 2 शेड में कम से कम 1 शेड के चौड़ाई का अंतर तो हो। इन बातों को और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको मैं जो बातें बोल रहा हूं उन बातों का जो शास्त्रीय संकेत देने के लिए या इंडिकेशन देने के लिए ये मैंने स्लाइड रखा है। आप देखिए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के जो शेड है उसमें जानवर दोपहर में कितने ज्यादा नॉर्थ साउथ के शेडों में हाँफने लगते हैं। हाँफना यानी गर्मी शेड के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप शेड बनाओगे तो उसमें गर्मी कहीं प्रमाण से ज्यादा बढ़ेगा, कई प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा इसके तुलना में ईस्ट वेस्ट में आपका शेड हो। आजकल आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आपको बहुत सारे शेड मिलेंगे जहां पे जानवर बहुत नजदीक नजदीक बांधे जाते हैं। सामने दीवार है, हवा नहीं आ पाता है, कहीं तरीके से वेंटिलेशन नहीं होता है, इसके अंदर आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, जानवर के मल मूत्र का बास होता है और जानवर बहुत अस्वस्थ और डबल होता है। तो एक उदाहरण से आपको बताए, जैसे कि आप साधारण शेड हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके होता है, चारों तरफ दीवारें होती है, जो छत होता है वो बहुत कम ऊंचा होता है, 8-10 फुट पे शेड होता है कि अपने हाथ से छत को हम हाथ लगा सकते हैं। और सूरज की रोशनी ऊपर जो होता है वो टिन होता है, तो सूरज की रोशनी इस पे लग के अंदर शेड में बहुत सारी गर्मी होती है। और जानवर जो है डकार लगाती है, हर 15 मिनट पे मीथेन की डकार लगाती है और शेड के अंदर मीथेन का वातावरण हो जाता है। और आपको यूरिया पेशाब में भी आपको बहुत सारे गैसेस उत्पन्न करने वाले चीजें मिल जाएंगी, जिससे शेड के अंदर का वातावरण दूषित रहता है। इसके अंदर अगर पहले हमको काम करना है तो दीवारों को हटा दे, ऊपर शेड के एक छोटा सा खुला जगह दे जहां से गर्म हवा जो ऊपर की तरफ जाती है वो गर्म हवा निकल जाए। शेड में जो साइड जो जहां पे सूरज की रोशनी ज्यादा प्रवेश करती है उस शेड को उस दिशा में बढ़ा दे ताकि छाव शेड में ज्यादा। तो दीवारों को हटा दे, मिनिमम रखे ताकि खुला हवा अंदर प्रवेश कर पाए। शेड के छत के अंदर का जो ओपनिंग है उसको खोल दे ताकि गर्म हवा ऊपर से निकल जाए। छाव बढ़ने के लिए जो छत है उसको एक्सटेंड कर ले। छत को हवा समुद्र के लहरों की तरह गोल गोल चलती है। इसी तरह अगर हवा का लहर आपके शेड में आना है तो दोनों साइड कम से कम 12 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए और मध्य में कम से कम 14 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए। कम से कम एक छाव तो रहे, वो चाहे बरगद के पेड़ का छाव हो या शेड का छाव हो, कम से कम एक छाव तो रहे। 8 से 10 स्क्वायर मीटर एक जानवर को छत मिले खुले आवास में। 8 से 10 स्क्वायर मीटर एक जानवर को छत मिले और 30 से 35 स्क्वायर मीटर एक जानवर को खुला घूमने की जगह मिले। और जमीन अगर मिट्टी का हो तो मिट्टी बीच में, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, बीच में कुछ ऊंचाई कर दे, एक 10% ऊंचाई बीच में कर ले ताकि जानवर बैठे बैठे गोबर कर दे या पेशाब कर दे तो पेशाब बह के निकल जाए। तो खुले जानवर को खुला छोड़ना बहुत जरूरी है। और खुले आवास को हम बंदिस्त लोग, बुरे लोगों को बंदिस्त कैदी करके हम जेल में डालते हैं। हमारी गौ माता को बंदिश तो क्यों करें, उसने तो हमको जीवन दिया है। तो उसको बांध के जिंदगी भर उसको बांध के रखने से उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक तो जहां पे वो पेशाब करती है, जहां पे वो गोबर करती है, वहीं पे उसको बैठना पड़ता है। वो अपनी चैन नहीं कर सकती है कि जहां सूखी जगह पे जाके बैठे। आप जानवर को खुला छोड़िए, बहुत सारी बीमारियां उनके अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने मर्जी से खाएगी, अपने मर्जी से जहां मर्जी है वहां बैठेगी और पानी अपने मर्जी से पिएगी। मैं अपने किसानों से हमेशा कहता हूं, केवल पानी पिलाओ और दूध बढ़ाओ,
क्योंकि हमारे जानवरों को हम सवेरे शाम पानी पिलाते, करीब उसके जरूरत के 20% कम वो पानी पी पाती है। केवल उसको पानी उपलब्ध कर दो, उसके अपने मर्जी से पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कर दो, वो अपने आप उसका चारा पानी बढ़ जाएगा और दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपके पास जगह कम है तो एफएओ का मार्गदर्शन से ये खुला आवास बनाया है, जहां पे एक तरफ जानवर को बैठने के लिए जगह बनाई है, बीच में जानवर खुला घूम सकती है। मगर ये फर्क है कि जानवर यहाँ पे चारा खाने के लिए कुरली में आ जाए तो, या गवान में आ जाए तो गोबर करेगी, पेशाब करेगी, वो बीच के चैनल में ही गिरेगी। अपने बैठने की जगह पे वो मैला नहीं करेगी, बैठने का जगह सूखा और साफ रहेगा। तो कम जगह में भी ऐसे शेड हम बना सकते हैं, जैसे 4 फुट बाय 2.5 6 या 7 फुट हम एक जानवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो गोबर हाथ से ही हम मैन्योर स्क्रैपर से गोबर निकाल के चैनल में डाल सकते हैं, जहां पे आप छोटा सा बायोगैस प्लांट भी बिठा सकते हैं, यानी उस बायोगैस प्लांट से आपके रसोई का काम चल सकता है। इस तरीके का खुला आवास भी आप कर सकते हैं। बीच में 30 फुट बाय 40 फुट का एक छत बनाए, 75 फुट बाय 100 फुट का उसको चेन लिंक फेंसिंग लगाए, या बांबू का फेंसिंग लगाए, या नीलगिरी का फेंसिंग लगाए। बांबू नीलगिरी से ज्यादा टिकता है। चेन लिंक फेंस कम से कम, गैल्वेनाइज्ड चेन लिंक फेंस हो तो कम से कम 10 साल टिकता है। आप एक उसके सामने छोटा सा गेट बनाए, 4 या 5 फुट चौड़ाई का गेट बनाए, ताकि आपके ट्रैक्टर अंदर प्रवेश कर पाए। एक साइड में जानवर के बच्चों को बांधने के लिए एक छोटा सा छत रखे, और जानवर को इसमें खुला छोड़े, जैसे आपने तस्वीर में देखा। एक तरफ कुल्लर बना दे जहां पे जानवर चारा डाले, आप मर्जी से सवेरे शाम 2 बार डाले, अपनी मर्जी से जानवर खाएगी। छत के गर्मियों में छत के नीचे जाके आराम से बैठेगी, शाम को खुले एरिया में घूमेगी, और जल्दी प्रजनन आप जानवर को हीट में मौसम में आई है तो पहचान पाओगे। जानवर की बीमारियां जैसे किलनी लगभग ना होने के बराबर हो जाएगा, और थनेला लगभग ना होने के बराबर हो जाएगा, ऐसे खुले आवास में आप रखोगे तो। शेड जो है, जो दोनों साइड में 12 फीट हो और बीच में 14 फीट ऊंचाई हो। समय कम होने के कारण मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि और काफी है। अगर आपके पास आप ज्यादा जानवर रखना चाहते हो, 25-50 जानवर, तो इस प्रकार का शेड भी आप बना सकते हो, जहां पे जानवर को आप खुला रख सकते हो। ये शेड में एक साइड की बात कर रहा हूं मैं, 27 फुट एक साइड में होता है, और 60 फुट जानवर के लिए 27 फुट छत के नीचे आए, और करीब 60 फुट जानवर को खुला घूमने के लिए चेन लिंक फेंसिंग का आप कंपाउंड बनाए। आप पंजाब में जाओगे तो कई ऐसे डिजाइन के फार्म आपको वहां पे दिखेंगे। बीच में ट्रैक्टर प्रवेश करे, ऐसे आपको कम से कम 16 फुट की चौड़ाई आपको देना पड़ेगा। आप देखो छत में भी, यहाँ पे भी खुला रखा है उन्होंने, जैसे गर्म हवा निकल जाए और बाहर से ठंडा अंदर। गर्म हवा जब निकल जाता है, वहां पे जो वैक्यूम आ जाता है, वहां पे बाहर से ठंडा हवा प्रवेश करता है, हवा का मूवमेंट। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन के शेड बना सकते हैं हम। जैसे एक बीच में चारा खाने के लिए अरेंजमेंट करें, और दोनों साइड में आप जानवर बैठे हुए देखेंगे। या 2 रो वाले शेड बना सकते हैं, जहां पे एक साइड में जानवर चारा खा सकते हैं, और 2 रो में जानवर बिठाने के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, और उसके बीच में पैसेज भी दे सकते हैं कि जानवर उस तरफ से इस तरफ आए। 3 रो वाले भी शेड आपको कई जगहों पे मिलेंगे, जहाँ पे एक चारा खाने के लिए एक फीड फेंस है, और 3 रो का अरेंजमेंट इस तरह आप देखोगे। तो संक्षिप्त में बताया तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म्स है, जहां पे 100 जानवर से ज्यादा जो जानवर हो जाते हैं, तो इस तरीके का अरेंजमेंट करना। और जानवर का उत्पादन अगर एवरेज 20 लीटर के आसपास है, तो ही ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता है या इकोनॉमिक होता है। अगर उसको हम सिंपल शेड में अगर डिस्क्रिप्शन करें, तो सामने चारा खाने के लिए एक फीड एली हो, जानवर को बैठने की जगह हो,
हर एक जानवर को एक बैठने की जगह हो। जैसे ट्रेन में हर एक को एक बर्थ होता है, वैसे हर एक जानवर को एक बर्थ दिया जाए 4 फुट बाय 6 फुट का, जहां पे जानवर बैठी तो भी गोबर पीछे ही करे, पेशाब भी पीछे ही करे, ताकि आपको आपका जो वो मैन्योर चैनल है आप आराम से क्लीन कर पाए। और इसको एक तरफ आप सूखा चारा रखने के लिए और साइलेज के लिए पिट भी बना सकते हो, और एक तरफ मैन्योर का एक छोटा सा बच्चों के लिए और हीफर्स के लिए आवास कर सकते हो। और मिनी मिल्किंग पार्लर, अब जिसकी बात हम आगे करेंगे, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। 10 जानवर से लेके 50 जानवर तक या 100 जानवर तक भी ये डिजाइन चल सकता है। बड़े फार्मों के लिए अलग अलग प्रकार के डिजाइन है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर डिजाइन चाहिए तो आईडीएमसी आपको डिजाइन बनाने में और ये सारे बातों में किस प्रकार का शेड सिलेक्ट करे, इन सारे बातों में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं। फेस टू फेस अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर बीच में से आप ट्रैक्टर चला सकते हो, फीड मिक्सर वैगन चला सकते हो, एक तरफ मिल्किंग पार्लर और ट्रीटमेंट एरिया हो सकता है। तो जस्ट जनरली आपको एक शेड का अरेंजमेंट जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताते हैं कि चौहाई करने वाले दूध देने वाले जानवरों के लिए शेड, सूखे जानवरों के लिए अलग अलग एरिया, बीच में मिल्किंग पार्लर और मिल्किंग पार्लर के बीच में जानवर को आने जाने के लिए ट्रैफिक के लिए रास्ता, और रास्ते की उस तरफ ट्रीटमेंट और मैटरनिटी एरिया। ये साधारण अरेंजमेंट आप बहुत सारे फार्मों में, जो बड़े डेयरी फार्म है जिसमें 200-300 जानवर है, इसमें ये अरेंजमेंट आप देख पाओगे। अब आते हैं चारे की तरफ। चारा भी 365 दिन जानवरों को की जरूरत है, कम से कम दिन में एक बार। बहुत सारे बड़े बड़े डेयरी फार्म में बहुत सारे आजकल चारा दिन में एक बार डाला जाता है, और फिर रोबोट आके वो चारा जो जानवर खाती है वो खाने से वो फैल जाता है, तो रोबोट आके उसको जानवर को चारा खिलाता है। ऐसे भी फार्म आज दुनिया में है, मगर हमारी वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। हम सर पे ये चारा ले जाने से जो आदमी को तकलीफ होता है, जो हमारी बहनें माएँ ये ज्यादातर काम करती है, उसके जगह पे एक सिंपल अगर ट्रॉली हो या व्हील बैरो हो, जो आप आसानी से चारा जानवर के सामने छोड़ सकते हैं, ये भी आईडीएमसी डेवलप कर रही है। ये आपको आईडीएमसी से उपलब्ध होगा, आज नहीं है मगर हम डेवलप करने के प्रोसेस में। पानी, मैंने ऑलरेडी कहा कि दूध में 85% पानी होता है, और 3 से 4 लीटर पानी लगता है 1 लीटर के दूध के उत्पादन के लिए। एक जानवर जो 20 लीटर के ऊपर दूध देती है, उसको दिन में कम से कम 80 से 100 लीटर पानी लगता है। जब हम 1 बार 2 बार या 3 बार पानी पिलाते हैं, जानवर अपने जरूरत से करीब 20% कम ही पानी पी पाती है। और ये पानी जो पीते हैं वो गटर का पानी ना हो, हम जो पानी पीते हैं वही पानी जानवर भी पीना चाहते हैं। आप उसके सामने गंदा पानी जो बदबू आती है वो पानी का 1 बाल्टी रखिए और अच्छे पानी का बाल्टी रखिए, देखो जानवर कौन सी बाल्टी का चयन करती है। बिल्कुल साफ पानी जानवर पीना चाहेगी। इसके लिए पानी पिलाने के लिए ड्रिंकिंग बोल्स अवेलेबल है, उसमें भी अगर आपको बाल्टी में पानी ना ले जाना हो तो ड्रिंकिंग बोल्स अवेलेबल है, मैकेनाइज इस तरह तरीके से कर सकते हैं। मगर ड्रिंकिंग बोल लगाते वक्त ये ध्यान रखे कि आपके पास हार्ड वाटर ना हो, ये क्षार पानी में ज्यादा हो तो ड्रिंकिंग बोल ब्लॉक हो जाते हैं। तो कम से कम ये जो ड्रिंकिंग बोल है वो 3 से 4 हर एक 2 जानवर के बीच में एक ड्रिंकिंग बोल लगाए, और 25 जानवरों के बीच में अगर आपको खुले आवास में लगाना है तो कम से कम 2 ड्रिंकिंग बोल 25 जानवरों के बीच में रहे। अगर आप टंकी बनाते हो, टंकी बहुत अच्छा है मगर साफ करना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कई फार्मों में इतनी गलीच और गंदा टंकी, हमने उसके चारों तरफ कीचड़ होता है, जानवर वहां जाने से डरता है, फिसल के गिरने से डरता है। इसलिए टंकी बनाते वक्त ध्यान रखे कि टंकी अगर 1 मीटर चौड़ाई की हो तो कम से कम 3 मीटर टंकी के चारों ओर कंक्रीटिंग किया जाए, ताकि जानवर उसके ऊपर आराम से खड़ा हो, कीचड़ ना हो।
कीचड़ में खड़ा होने टाइम जानवर का वजन 400-500 किलो वजन होता है, कंकर नीचे आए तो उसके खुर टूट जाते हैं, फट जाते हैं और खुरों में बीमारी शुरुआत हो जाती है। विशेष जिन जानवरों की खुर सफेद होते हैं, जिन जानवर संकरित है या क्रॉसब्रीड जानवरों में ये ज्यादा आप देखोगे। इसलिए कंक्रीटिंग या टाइल का फ्लोर रखे। जो 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 टंकी है उसकी चौड़ाई 1 मीटर से कम हो। क्यों? ताकि आप हाथ आपका और 600 यानी आधे मीटर से ज्यादा उसकी ऊंचाई ना हो, ताकि आपका हाथ नीचे तक जाके ब्रश से आप उसको साफ करके कम से कम 10 दिन में एक बार तो उसको चूना लगाए। अगर ऑटो में आप बड़े शेड बना रहे हो तो जानवर को एक तरफ से दूसरा तरफ जाने का इसको एलीज बोलते हैं, ये एली बनाना बहुत जरूरी है। क्यूबिकल्स आप लगा रहे हो तो क्यूबिकल्स किस तरीके का होना चाहिए इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। क्यूबिकल जो है वो बहुत चौड़ा ना हो कि जानवर उसके अंदर घूम के बैठे, क्यूबिकल इतना छोटा भी ना हो कि जानवर उसके अंदर प्रवेश कर ना पाए, ऐसे भी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगर जानवर को आपने बांध के रखना है, टाइड अप स्टॉल है, तो बहुत फायदेमंद होगा अगर आप हर 2 जानवर के बीच में एक पार्टीशन बनाए। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, 1 मीटर की ऊंचाई, 1 मीटर से कम ऊंचाई और आधा मीटर चौड़ा, ऐसे पार्टीशन पाइप 1 इंच या 1 इंच नहीं 1.5 इंच या 2 इंच पाइप को बेंड करके मार्केट से बेंड करके मिलेगा। आप उसको हॉट डिप गैल्वेनाइज जरूर करें ताकि, क्योंकि वो सड़ जाए, नहीं तो बहुत जल्दी सड़ जाता है। ये जैसे भैंस, हर भैंस को कम से कम उसके सामने 2 फुट एक तरफ और 2 फुट दूसरी तरफ, यानी 4 फुट तो चारे की जगह मिले। नहीं तो क्या होता है कि इनमें भी हायरार्की होती है। एक गुंडा होता है उसके अंदर, वो दूसरे को खाने नहीं देती है, और अक्सर कम लड़ने वाली जानवर ज्यादा दूध देने वाली होती है, और उसको कम चारा पानी मिलता है, और इस तरीके से उसको हर एक जानवर को 4 फुट तो जगह मिले। इसलिए इस तरीके का फीड फेंस बोलते हैं, फीड फेंस भी आप बना के खिला सकते। आप एक जानवर को हम लोग कंक्रीट बना देते हैं, पत्थर लगाते हैं, फर्शी लगा देते हैं, मगर हमने कभी गाय को पूछा कि वो उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहती है। हम ये समझते नहीं कि गाय ये इंसान नहीं है, वो अलग स्पीशीज है, उसकी जरूरतें, उसकी स्पीशीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बहुत हमसे अलग है। इसलिए रबर मैट पे बिठाना जानवर को, अगर आपकी जानवर बंदिस्त है तो रबर मैट, ना कि स्पॉन्ज, ना कि जो स्पॉन्ज मैट मिलते हैं। स्पॉन्ज मैट में अक्सर पेशाब गोबर फंस जाता है और बीमारी के कारण बन जाते हैं, मेस्टाइटिस का कारण बन जाता है, ब्रुसेलोसिस का कारण बन जाता है। रबर मैट जो है वो हार्ड होता है, इसके अंदर वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, और इसके अंदर कोई उसको बिछाने से जानवर को बीमारी नहीं मिलेगी होगी और जानवर को आराम मिलेगा। आप कंक्रीट फ्लोर पे खड़े खड़े एकदम से अपने घुटने पे बैठ जाइए, घुटने पे गिर जाइए, आप देखोगे कि कंक्रीट फ्लोर पे कितना घुटने का दर्द होता है। उसी टाइम ये रबर मैट को बिछाइए और रबर मैट के ऊपर आप गिर जाइए, बिल्कुल घुटने में तकलीफ नहीं होगी। जानवर भी खड़े खड़े गिरती है अपने सामने के घुटने पे बैठते वक्त। 450-500 किलो उसका वजन होता है, तो जानवर को बहुत आरामदायक। हमने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया है जहां पे हम पार्लर में जानवर जाते वक्त हमने कंक्रीट और रबर मैट लगाए। 90% जानवर 2-3 दिन के बाद रबर मैट पे चलते मिल्किंग पार्लर में जाने लगे, यानी जानवर को भी समझता है। मगर इसके भी मुकाबले अगर आप खुले आवास में, मिट्टी में जानवर बैठना बहुत पसंद करती है। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन लगाते हो तो जानवर को पार्टीशन किस प्रकार का लगाना चाहिए, ये बहुत महत्व का है। यहाँ पे आप देख रहे हो भैंसों के लिए ये पार्टीशन तो लगा दिए, मगर ये गायों के लिए बनाए हुए पार्टीशन थे, इन्होंने पार्टीशन भैंसों के लिए लगा लिए। देखो भैंस बराबर बैठ नहीं पा रही है, भैंस का पिछवाड़ा जो वो मैन्योर चैनल में आ रहा है। इसलिए जानवर के हिसाब से ये सब करना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी कहा हर जानवर को 4 फुट जगह चाहिए चारे का। आप उसके सामने चारा डालते हो, 2 जानवरों के बीच में चारा डालते हैं,
और संगली से बांधे हुए जानवर है, रस्सी से बांधे हुए जानवर है, एक दूसरे से लड़ लेते हैं। इसके अंदर जो बॉस जानवर होती है, जो गुंडा जानवर होती है, वो अच्छे जानवर को जो कम ज्यादा दूध देती है वो अक्सर डोसाइल होती है, वो खा नहीं पाती है और दूध नहीं दे पाती है। तो जानवर को हम कुल्लर बनाते हैं और गवान बना देते हैं, 2.5-3 फुट ऊंचा करके बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जानवर ग्रेजिंग करने वाले जानवर है। अगर जानवर को खुले में छोड़े, वो घास कैसे खाती है, बिल्कुल अपनी उसकी मुंडी उसका मुंह जो है उसके खुर के आसपास तक पहुंच सकती है। इसलिए बहुत ऊंचाई पे 2-2.5 फुट 3 फुट ऊंचाई पे कुल्लर ना बनाए, कम से कम सीमेंट और ईंट लगा के कम जमीन के आसपास से 6 इंच ऊंचा काफी है। 6 इंच ऊंचा कुल्लर काफी है। और कुल्लर भी बहुत अरुंद ना बनाए, उसको चौड़ा बनाए, ताकि जानवर जब खाती है वो एक घास लेती है, एक मुंह में लेती है और फिर ऊपर देखती है, तब वो चारा फेंकती है। तो ये ऐसे हमने देखा है कई फार्मों में, चारा खाने के बाद में कूलर इतना ऊंचा है कि जानवर बंदी है उस तरफ ज्यादा चारा गिरा रहता है, फिर किसी को आके उठा के चारा डालना पड़े। तो अगर तस्वीर में जैसे दिख रहा है, अगर इस तरीके का अगर फीड मेंजर बनाए तो जानवर के सामने अगर मुंडी भी उठा दिए तो वो जो सामने की दीवार से टकरा के वो नीचे गिरे। अगर आपको फीड फेंस ही रखना है तो सबसे कम कीमत वाला फीड फेंस है, केवल एक रेल रखे, मगर ये रेल जो है जानवर के पैर जहां पे है उससे 20 डिग्री आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, जिससे उसके गले में जख्म ना हो और जानवर आराम से खा सकते, जैसे नीचे की तस्वीरें आप देख रहे हो। इस तरीके का अगर आपने अरेंजमेंट किया कि करीब 2 इंच का पाइप है, वो आप लगा ले सकते हो जमीन से करीब 1 मीटर के ऊंचाई पे, और जो सामने जो दीवार बना रहे हो 2 ईंट का दीवार केवल बनाए, 2 ईंट, और उसको सीमेंटिंग करें, या कंक्रीट का बना रहे हो तो करीब 6 इंच या 7 इंच 7.7 मीटर्स का हाइट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप देखोगे कि करीब 26 सेंटीमीटर तक उसको आगे की तरफ ले जाए, ताकि जानवर के गले में कोई जख्म ना हो। अब आते गोबर की तरफ। गोबर जो है, सवेरे शाम हमको गोबर निकालना पड़ता है। गोबर को अक्सर किसान दुर्लक्ष्य कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर की महिलाएं ये काम बहुत मेहनत का और बहुत कष्ट का काम करते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि ये कितना मेहनत का काम है। गोबर को अगर शेड हमने जैसे दिखाया उस तरीके का शेड बनाए तो गोबर उस शेड में से निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर से उस तस्वीर की तरफ आ जाते हैं, आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, माफ कीजिएगा, ये है तस्वीर। ये क्रॉस सेक्शन में जो देख रहे हैं आप, इस तरफ ये क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे जानवर बैठी है तो गोबर करेगी, तो ये जो 2.7 मीटर्स का जो एरिया है उसको फीड एली बोलते हैं, वहीं पे गोबर गिरेगा। खड़ी है, चारा खा रही है, कुल्लर में से गवान में से चारा खा रही है, तो भी गोबर पेशाब वो यहीं पे करेगी। यहां से गोबर आपको स्क्रैप करके मैन्योर चैनल में डालना है, जिसको अच्छा एक 7-8% स्लोप हो, जिससे मैन्योर गोबर निकल के और टंकी में, गोबर के टंकी में चला जाए। वहां पे आप मिक्सर रखे, मिक्सर से वो आपके गोबर गैस प्लांट में, छोटा सा गोबर गैस प्लांट हो तो उसमें चला जाए। तो गोबर निकालने के लिए यांत्रिकरण कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान और साधारण इस तरीके का आप मैन्योर स्क्रैपर बना सकते हैं। डंग स्क्रैपर है, फ्लोर स्क्रैपर बोलते हैं। मगर आपका अगर शेड बराबर डिजाइन नहीं है, आपने बहुत सारा पत्थर, बहुत सारा कंक्रीट, स्टील लगा के यहाँ से डिजाइन ये आगे से पीछे से बनाया है, तो आपको
चारा खिलाने में, गोबर निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए डिजाइन शेड का बहुत महत्व का है, ताकि मिनिमम मेहनत करना पड़े गोबर निकालने के लिए, मिनिमम मेहनत करना पड़े चारा डालने के लिए, मिनिमम मेहनत करे चुहाई के लिए या दूध निकालने के लिए। इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मैकेनाइज्ड गोबर निकालने का यंत्र भी है, ट्रैक्टर से भी ये निकालते हैं, बहुत बड़े फार्मों में ट्रैक्टर से गोबर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये निकाला हुआ। इसको और भी यांत्रिकरण कर सकते हैं, रोप ऑपरेटेड मैन्योर स्क्रैपर्स मिलते हैं बाजार में। आज हिंदुस्तान में तो ये अभी इसका प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुए, मगर बहुत सारे फार्मों में आप इस तरीके का गोबर निकालना आप देखोगे। हाइड्रोलिक स्क्रैपर्स भी आपको मिलेंगे, चेन ऑपरेटेड स्क्रैपर्स भी मिलेंगे। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। चेन लिंक चेन ऑपरेटेड स्क्रैपर है, देख रहे हो कि शेड कितना साफ और सुंदर है। बीच में चारा खिलाने का ट्रैक्टर आता है, दोनों तरफ चारा डाल के चला जाता है। गोबर निकालने का मशीन है, वो चेन या रस्सी का मशीन है, दोनों तरफ से गोबर निकालता है। बिल्कुल 300-400 जानवर को 2 या 3 आदमी 4 आदमी मिलके पूरा उसका संगोपन कर सकते हैं। गोबर के अंदर से आपको अगर पानी निकाल के सॉलिड मेन्योर अलग सा करना है तो मेन्योर सेपरेटर मशीन्स भी आज मार्केट में उपलब्ध है। इसका फायदा यह है कि लिक्विड मेन्योर जो उपलब्ध होता है, उस लिक्विड को आप डायरेक्ट 10 से लेके 25% तक साफ पानी में या बोरवेल के पानी में मिला के डायरेक्ट खेतों में सप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा ना नहीं मिलाना, नहीं तो आपके खेतों में बीओडी वैल्यू बढ़ जाएगा और ये खेतों के लिए अच्छा नहीं है। तो 10 से लेके आपका जो लिक्विड मेन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, मगर मेन्योर सेपरेशन भी आज मार्केट में अवेलेबल है। इस तरीके का पार्टीशन ऑलरेडी मैंने ये तस्वीर आपको दिखाया है। इस तरीके का पार्टीशन लगाने से गोबर एक तरफ गिरता है और यहां से निकालना बहुत आसान हो जाता है। निकाला हुआ गोबर भी आगे चल के उसको सेपरेट करके लिक्विड मेन्योर अलग करते हैं, सॉलिड मेन्योर अलग करते हैं। सॉलिड मेन्योर से वर्मी कंपोस्टिंग करके वैल्यू एडिशन होता है। वर्मी कंपोस्ट आज मार्केट में अच्छे दाम में बेचा जाता है। लिक्विड मेन्योर वो खेतों में उपयोग होता है, या गोबर गैस बना के गोबर गैस का उपयोग पावर बड़े फार्म हो तो इतना आपके पास उपलब्ध गोबर है तो उसका जनरेटर भी आप चला के आपके पूरे फार्म की रिक्वायरमेंट वो गोबर गैस के जनरेटर से भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बातें बताओ। आखिर में मिल्किंग एक्टिविटी जो है, चोहाई दिन में 2 बार हमको करना पड़ता है, और अक्सर भैंसे हो तो और भी कठिन। एक आदमी मुश्किल से 10 भैंसों की चौहाई करता है। कोई चैंपियन आके बोले नहीं मैं 15 करो, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, मगर आसानी से 8 या 10 जानवर का चौहाई एक टाइम में आदमी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर भैंस हो तो उस भैंस को उस आदमी की आदत पड़ जाती है, और वो आदमी ना हो या वो बहन ना हो तो बिल्कुल भैंस पसमाएगी नहीं। तो इसके जगह पर इसको यांत्रिकरण कैसे कर सकते हैं? तो कई लोगों के मन में शंका होता है कि मिल्किंग मशीन से खून निकलता है क्या, चौहाई करना मिल्किंग मशीन से चौहाई करना बराबर है कि नहीं है। तो हाथ से भी निकाल रहे हो तो गलत तरीके से निकालने से जानवर को नुकसान होता है। पूर्ण हाथ पद्धति, जैसे आप ऊपर के तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्ण हाथ से, जैसे थन के बालों के बिल्कुल आखिर में उसको दोनों अंगूठे से और पहले उंगली से पकड़ के निचोड़ के निकाले तो जानवर को तकलीफ नहीं होता है। अंगूठे से दबा के नकलिंग मेथड से निकाले या चिमटी से निकाले तो जानवर का जो नुकसान होता है, बिल्कुल एक बेत में आप देखोगे बिल्कुल बलून की तरह, गुब्बारे की तरह थन फूल जाता है। तो पसमाने का जो क्रिया है वो अनेक जानवर को, बच्चों को देखने से, बच्चे की आवाज से, चारे की खुशबू से जानवर पसमा जाती है। कई फार्मों में जाओगे, शाम की चौवाई की टाइम हो गई, सवेरे की चौवाई की टाइम हो गई तो थन में से दूध नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं है। जिस गाय के थन में से दूध गिरता है, टपकता है, उस गाय को आसानी से थनेला हो सकता है। मगर ये आप देख सकते हो
क्योंकि वो पसमा जाती है, थन भर जाता है। तो जानवर को मिल्किंग मशीन भी, हमने देखा है कि कई जानवर मिल्किंग मशीन को अपना बच्चा समझ के चाटने भी लग जाती है। मिल्किंग मशीन की आवाज से भी जानवर पसमाने लगती है। जानवर के थन को जब स्पर्श होता है तो जानवर के ब्रेन से, दिमाग से ऑक्सीटोसिन नाम का स्राव निकलता है। वो दिल के द्वारे थन तक पहुंचने में करीब 1 मिनट लगता है। इसलिए जानवर को पूरा पसमाने दे, पसमाने से पूरा दूध उतर आता है और पूरा थन हम खाली कर सकते हैं। तो मिल्किंग मशीन कैसे चलता है? हाथ से जो दूध निकलता है और बच्चा जो दूध पीता है, इसके कॉम्बिनेशन से मिल्किंग मशीन बना है। बच्चा दूध चूस के पीता है, हाथ से दूध निचोड़ के निकलता है। बच्चा जैसे चूस के पीता है, वैसे वैक्यूम के द्वारा मिल्किंग मशीन दूध निकालता है, चूस के ही निकालता है। मगर मिल्किंग मशीन केवल चूसता नहीं है, उसके अंदर एक रबर का पार्ट होता है, रबर लाइनर जिसको बोलते हैं। वो रबर लाइनर जैसे हम हाथ से निचोड़ते वक्त थन को मसाज करते हैं, ताकि थन के अंदर जो भी खून या बॉडी फ्लूइड्स या जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन टीथ में होता है, उसको दबाने से, कंप्रेसिव लोड से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में निकल जाती है। उसी तरीके से वो रबर लाइनर भी वो जानवर को के थन को निचोड़ता है और निचोड़ने से उसको कोई जख्म या तकलीफ नहीं होती है। बिल्कुल इनका दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके मिल्किंग मशीन होता है। तो मिल्किंग मशीन के फायदे क्या है? वो मिल्किंग मशीन हाथ के मुकाबले थनों पे बहुत नरम तरीके से चलता है। रबर का लाइनर अंदर चलता है तो बहुत नरम तरीके से चलता है। ये पूरे थन को खाली कर देता है। जितना आप थन खाली करोगे उतना दूध का उत्पादन बढ़ेगा। आप देखोगे कहीं भी फार्म में जाओगे, जो चुहाई करने वाला दुहाल था, जो 10-10 मिनट अपने घुटनों पे बैठ के बिल्कुल 4 साल में उसके घुटने बर्बाद हो जाते थे और वो निकम्मा हो जाता था, वही आदमी आज बस मिल्किंग मशीन लगा के गाय को के साथ में खड़ा रहता है या दूसरे जानवरों की मिल्किंग मशीन लगाता है। एक साथ 3-3, 4-4 जानवरों का एक आदमी चौहाई करने लगता है। बड़े फार्मों में आप जाओगे तो एक आदमी 5 बकेट तक भी हैंडल करता है, 6 बकेट तक भी हैंडल करता है। और ये फायदा मिल्किंग मशीन से है। और भैंसों में एक मेन फायदा है, हमने भी भैंसों को पसमाने वाली मशीन हमने बनाई है। पसमाने के लिए भैंसों में काफी वक्त लग जाता है। कई जब 2-3 महीने के बाद 2-2, 3-3 मिनट या कई बार 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो मशीन से भैंसों को पसमाया जा सकता है। पसमाने के बाद में मशीन को फुल मिल्किंग में आप फुल मिल्किंग में आप चाबी घुमाकर फुल मिल्किंग करवा सकते हैं। ये भी मशीन किसानों के लिए हमारे पास उपलब्ध है। तो मिल्किंग मशीन से बिल्कुल कोई खून नहीं निकालता है, बिल्कुल बच्चा जैसे चूसता है वैसे मिल्किंग मशीन भी चूस के दूध निकालता है। तो जिसके पास छोटे मिल्किंग फार्म्स है, जैसे 10 जानवर हो, 10 जानवर को एक कैन वाला मशीन काफी है। किसी किसान के पास अगर 20 मिल्किंग जानवर है, यानी दूध देने वाले 20 जानवर हो, तो वो 2 कैन का मशीन ले सकता है। 4 कैन वाली मशीन भी उपलब्ध है, 6 कैन वाले मशीन भी उपलब्ध है। तो जैसे तस्वीर में देखते हो, आपके शेड में एक तरफ आप मिल्किंग मशीन जोड़ सकते हो, पूरे शेड में ये पाइपलाइन घूम सकता है और पाइपलाइन से जैसे पानी का पाइपलाइन होता है वैसे हवा का पाइपलाइन है। ये हवा आ जाता है और हवा कैन में उतर के बिल्कुल जैसे मैंने बताया, बच्चा जैसे पीता है वैसे मिल्किंग मशीन दूध पी के निचोड़ के निकलता है। मगर एक ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मिल्किंग मशीन जीवित व्यक्ति नहीं है, वो दुहाल नहीं है। इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर इसके अंदर दूध का मैल वैसे ही जमा रहे तो जानवर को, एक जानवर से दूसरे जानवर में थनैला फैल जाएगा। इसलिए सवेरे शाम गर्म पानी से और डिटर्जेंट से, जो एसिड डिटर्जेंट है और एल्कली डिटर्जेंट है, इससे ये साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 10 मिनट लगेगा इसको साफ करने के लिए, मगर साफ करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक पल्सेटर नाम का चीज होता है, जैसे हम बच्चा पीते वक्त चूसता है, फिर सांस लेते वक्त अपने जबान से थन को वो निचोड़ता है या मसाज करता है, वैसे जानवर को चूसने से दूध निकलता है और पल्सेटर उसको दबाकर उसको आराम
दिलाता है। इसको पल्सेशन बोलते हैं। पल्सेटर के बिना भी मशीन मार्केट में अवेलेबल है। इन मशीन 8,000 10,000 रुपए में आपको मिलेंगे। आप अपनी दिमाग लगाइए, पल्सेटर के बिना जो मशीन चलते हैं उससे जानवरों को बहुत नुकसान होते हैं। गेज के बिना, रेगुलेटर के बिना जो मशीन चलते हैं उससे जानवरों को बहुत नुकसान होते हैं। इसलिए अच्छे कंपनी जो समझती है मल्टी मिल्किंग क्या है, उसी कंपनी का मशीन आप खरीदें। तो अलग अलग प्रकार की मिल्किंग मशीन हमने बोला, 2 कैन वाला, 1 कैन वाला, से पूरे हिंदुस्तान में बनते हैं। मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, इसमें से एक स्क्रू भी बाहर से नहीं आता है। पूरे ही ये आनंद गुजरात में बनता है। लोगों की सुविधा के लिए कई बार जानवर पेड़ के नीचे बंधे होते हैं या शेड ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हम जाके बैठ के मिल्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रॉली माउंटेड मशीन भी, ये मशीन को ट्रॉली माउंटेड करके ट्रॉली माउंटेड मशीन भी है। कई बार किसान 20-25 हजार रुपए मिल्किंग मशीन के लिए खर्च नहीं कर पाता है। इसके लिए विशेष एनडीडीबी ने एक मशीन डेवलप किया है जिसको मोटरसाइकिल के ऊपर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, जो मिल्को बाइक बोला जाता है, जो एक घर से दूसरे घर में जाके मिल्किंग कर सकता है मिलकर। यानी आपके घर में अगर मिलकर ना हो तो कोई भी जो गांव में एक मिलकर जाके पूरे गांव के जानवरों का मिल्किंग कर पाएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा है और ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करें। तो मिल्किंग मशीन गलत तरीके से ना लगाए, मिल्किंग मशीन जानवर को पीछे से ना लगाए, सामने से लगाए, मिल्किंग मशीन साफ करे, ये सब बातें बहुत जरूरी है। और पिछले मिल्किंग मशीन हमने पिछले 5 साल में 10,000 से भी ज्यादा मिल्किंग मशीन हमारे पूरे इंडिया में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार में डेयरी फार्म के शेड के डिजाइन के बारे में हमको बताया, फीडिंग मैकेनाइजेशन, गोबर का प्रबंधन, मिल्किंग मशीन्स और उसमें अनेक जो ऑप्शंस अवेलेबल है सारे बहुत विस्तार में बताए। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर संतोष थॉमस एवं भावेश मोदी सर का कि उन्होंने इतने डिटेल में हमको इन सभी विषयों के ऊपर काफी जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद।